जो डर का नहीं दहाड़ वाला नेता हो, जो राजनीति नहीं सत्ता को चुनौती देने वाला व्यक्तित्व हो, जो अपराधियों की नींद उड़ाता हो और राष्ट्र विरोधियों की जबान बंद करता हो, जिसके ना भाषणों में मिठास है, ना फैसलों में कमजोरी, ना तुष्टीकरण और ना ही कोई समझौता करता हो, वो नाम है योगी आदित्यनाथ, जिसका नेतृत्व उन नेताओं के लिए खतरा है जो वोट के लिए देश को गिरवी रखते हैं। इसलिए उसी नेता के खिलाफ षड्यंत्र किए जाते हैं। तभी तो योगी कहते हैं जब भी विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी तो ये परिवारवादी और जातिवादी ताकतें फिर से सिर उठाकर पहचान का संकट खड़ा करने का प्रयास करेंगी। जो लोग दंगाइयों माफियाओं के सामने नाक रगड़ते थे, आज जब दंगाई बिल में घुस चुके हैं तो उनके हमदर्दों को परेशानी होने लगी है, क्योंकि उनकी आजीविका खतरे में आ गई है। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। मैं एक बार नहीं अनेकों बार यह कह चुका हूं दर्शकों, और डीएनपी इंडिया पहले दिन से यह कह रहा है, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बहुत बड़े षड्यंत्र की तैयारी हो रही थी। और यह सब इसलिए हो रहा था क्योंकि कुछ लोग हैं जो आमने सामने की चुनावी लड़ाई में योगी आदित्यनाथ को नहीं हरा पा रहे हैं, नहीं हटवा पा रहे हैं। तो फिर उनकी बेचैनी बढ़ गई और उसके बाद से लेकर के अभी तक आप घटनाक्रम देखिए, क्या कुछ नहीं हुआ है दर्शकों। पहले मणिकर्णिका घाट को लेकर के माहौल बनाया गया कि जी मूर्तियां तोड़ दी गई, मंदिर तोड़ दिए गए। उसके बाद में माघ मेले में वो तथाकथित शंकराचार्य को किसी ने कान में फूंक दिया कि जाइए वहां पर तांडव कीजिए। लेकिन तांडव हुआ तो सही, माहौल बना तो सही। आखिर में लोग ये कहने लगे ये सब ढोंग है, पाखंड है, और हम योगी आदित्यनाथ के साथ हैं, उत्तर प्रदेश के मुखिया के साथ हैं, हम बाबा के साथ हैं। जब वो मामला शांत पड़ा तो फिर एक अधिकारी, और वो भी जाति के आधार पर, उसके कान में जाकर के फूंका गया, अब आप बगावत कर दो। और पहले क्या कहानी सामने आई कि जी सरकार यूजीसी लेकर के आई है, इसलिए उससे आहत होकर के मैं इस्तीफा दे रहा हूं। लेकिन आगे कहा गया क्योंकि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्यों के साथ में जो कुछ हुआ, मैं तो उससे आहत हूं। यह अधिकारी जो कह रहा था यूजीसी को लेकर मैं परेशान हूं, हैरान हूं, सरकार ये क्या कर रही है, अरे वो केंद्र सरकार लेकर के आई और ये कह रहे हैं मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और राष्ट्रपति जी से यह निवेदन करता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार को बर्खास्त किया जाए, वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। ये वो भाई साहब हैं, ये कलाकार, और भी बड़े कलाकार, ये नमूने निकले। दर्शकों मैं कहता हूं ना कि एक तो कलाकारों की फौज है, एक ये राजनेताओं की फौज है, एक नमूनों की भी फौज है। ये नया नमूना उसमें भर्ती हो गया, ये नाटक कर रहा है, लगातार नाटक। और जबकि मैंने पहले ही कहा था ऐसे नाटकबाजों से सावधान होने की जरूरत है। और यह सब कैसे पता चला, क्योंकि जैसे ही इसने इस्तीफा दिया यह तुरंत बात करता है माता प्रसाद पांडे, जो समाजवादी पार्टी के विधानसभा में नेता विपक्ष हैं, और कहता है देखिए जी मैंने तो इस्तीफा दे दिया, और यह बीजेपी की जो सरकार है उत्तर प्रदेश में यह ब्राह्मण विरोधी है, इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं। यानी पहले यूजीसी से जो मामला जिसकी शुरुआत हुई वो आकर के रुक गया कहां, प्रदेश की सरकार पर। क्योंकि प्रदेश की सरकार पर पिछले कुछ दिनों से लगातार कुछ लोग बयानबाजी कर रहे हैं, आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि देखिए ये तो सनातन विरोधी सरकार है, ये हिंदू विरोधी सरकार है। यानी वो लोग जो अभी तक हिंदू मुसलमान करते थे दर्शकों, अब वो सनातनियों को आपस में भिड़ाने का प्रयास कर रहे हैं जातियों के आधार पर। इसीलिए योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं
ये बांटने वाली ताकतें जब भी सत्ता में आएंगी ये पहचान का संकट खड़ा करेंगी, क्योंकि इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि कैसे इतने बड़े बड़े धार्मिक आयोजन उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, कैसे पर्यटन में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर आ गया है, कैसे सनातन का जागरण हो रहा है। इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है दर्शकों। और यह छोटी बात नहीं है। योगी आदित्यनाथ जो कहते हैं जब भी लड़ाई होगी, मतलब चुनावी लड़ाई होगी, आमने सामने की बात होगी, लोग यह तय करेंगे किसने क्या किया है क्या नहीं किया है। क्योंकि आप तो कार सेवकों पर गोलियां चलवाते थे, आप तो यह कहते थे कि राम कभी हुए ही नहीं, लेकिन हम दिए जलाते हैं, यही हमारी पहचान है, सनातन ही हमारी पहचान है। यही तो कहते हैं योगी आदित्यनाथ। कुछ कालनेमी वो धर्म की आड़ में सनातन को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, षड्यंत्र करने की साजिश कर रहे हैं। ऐसी साजिशों से हमें सावधान होने की जरूरत है। और योगी ने जो तीर चलाया दर्शकों, वो सटीक निशाने पर जाकर के लगा। ये जो तथाकथित शंकराचार्य है, जिस पर खुद पहचान का संकट है, वो जो कह रहा था कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, पानी नहीं पीऊंगा, खाना भी खा लिया, पानी भी पी लिया, वैनिटी वैन में घूम रहे हैं भाई साहब। और ये जो अधिकारी है, जब इसने इस्तीफा दिया, इसको कहते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, उससे भी बड़ा पद आपको देंगे। सवाल तो यही है, क्या देंगे, क्या बनाएंगे? राष्ट्रपति बना देंगे, प्रधानमंत्री बना देंगे, मुख्यमंत्री बना देंगे, क्योंकि उनको तो यह शौक है। वो तो ये कहते हैं इसको मुख्यमंत्री नहीं होना चाहिए, यह गुस्से वाला है, यह अकड़ू है, बुलडोजर चलाता है, मुख्यमंत्री इनको बनना चाहिए, मुख्यमंत्री उसको बनना चाहिए। यह राजनीति नहीं तो और क्या है। इसलिए दर्शकों, राजनीति जितनी करनी है कीजिए। योगी आदित्यनाथ के साथ में जितने भी लोग हैं, समझिए मैं क्या कह रहा हूं, जो लोग बीजेपी को सपोर्ट करते हैं वो योगी आदित्यनाथ के साथ में पहले भी थे, आज भी हैं, और लोग ये कह रहे हैं मरते दम तक बाबा का साथ देंगे, मरते दम तक। क्योंकि बाबा ने जो कहा वो करके दिखाया। और बहुत से काम तो ऐसे हैं जो कभी कहा ही नहीं और कर दिया। छाती ठोक कर बाबा ये कहते हैं हमें गर्व है कि हम सनातनी हैं। और जितने भी धर्मावलंबी हैं उनको गर्व होना चाहिए कि वो सनातनी हैं। लेकिन कुछ ताकतें ऐसी हैं जिन्हें बहुत दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि वहां एक दिन में 4.5 करोड़, मौनी अमावस्या वाले दिन, बसंत पंचमी वाले दिन 3.5 करोड़ श्रद्धालु वहां पर पहुंचे। वो संगम नौस पर जाकर के सबने वहीं आस्था की डुबकी लगाई। किसी ने किसी से नहीं पूछा कौन ब्राह्मण, कौन ठाकुर, कौन जाट, कौन गुर्जर, कौन अगड़ा, कौन पिछड़ा, कौन दलित, सब सनातनी। लेकिन वो चीजें कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगती, इसलिए ये षड्यंत्र किया जाता है दर्शकों। अब ये जिस नए नमूने की मैं बात कर रहा हूं, इस्तीफे का कारण क्या? यूजीसी। और बाद में कहा गया माघ मेले में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्यों के साथ कथित दुर्व्यवहार, चोटी खींचना, मारपीट, उसका भी जिक्र किया गया। लेकिन पहले जो मुख्य मुद्दा था वो क्या था? यूजीसी था। और जो यूजीसी लेकर के आए हैं उन्हीं से कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में लगा दो क्या? राष्ट्रपति शासन। यह इससे बड़ा ढोंग पाखंड क्या हो सकता है? आप समझ लीजिए, समझिए दर्शकों, समझने की कोशिश कीजिए। मैं हमेशा यह कहता हूं अपने अंदर समझने की जो जिज्ञासा है उसको बढ़ाइए। षड्यंत्र कैसे होते हैं उनके बारे में सोचिए, क्योंकि जब आपके हाथ में कुछ नहीं होता तो आप षड्यंत्र ही करेंगे। वो कहते हैं ना, घी जब सीधी उंगली से नहीं निकलता है तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। ये लोग वही कर रहे हैं। ये फिर उसके बाद में सरकारी कार्रवाई होती है, इनको निलंबित कर दिया जाता है और न्यायिक जो जांच होनी है इनके ऊपर यह कह दिया गया है कि विभागीय जांच होगी। जांच होगी दर्शकों, बचेंगे तो नहीं। वो सब कुछ देखा जाएगा, ये क्या करते आए हैं, क्या कर रहे हैं। लेकिन भाई साहब उसके बाद में ये मीडिया को बाइट्स देने लगे, बाकायदा आकर के टीवी पर बैठने लगे, इंटरव्यू दे रहे हैं।
और यही बात उनकी रट यही है, इस सरकार को बर्खास्त करो, इस सरकार को बर्खास्त करो। आप सोचिए, एक अधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट, लंबे समय से प्रशासन में है, शासन में है, और कहता है कि सरकार को बर्खास्त कर दो। यह क्या है? इसके पीछे की राजनीति आप समझिए दर्शकों, और नहीं आप समझ पा रहे हैं तो मैं आपको समझाता हूं। ये देखिए ना, ये इन्होंने कहा कि डीएम आवास पर मीटिंग के दौरान खुद को बंधक बनाए रखने, फोन पर किसी ने कहा कि ये पागल पंडित है, ब्राह्मण पागल हो गया है। लेकिन दर्शकों, ये जो कुछ आरोप लगा रहे हैं वो अलग बात है। ये कह रहे हैं कि सरकारी आवास पर हाउस अरेस्ट कर दिया गया, और राजनीतिक कनेक्शन क्या है? इस्तीफे के तुरंत बाद सपा के वरिष्ठ नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे से बात की। कुछ रिपोर्ट्स में सपा से पूर्व संपर्क, राजनीतिक मंशा का भी दावा है। ब्राह्मण संगठनों, समाज से तुरंत उन्होंने संपर्क किया, समर्थन मिला, कुछ जगह विरोध प्रदर्शन भी हुए। कहानी आप समझने की कोशिश कीजिए, क्या हो रहा है। तो कैसे बांटने वाली जो ताकतें हैं वो हावी हो रही हैं, किसी के कान में जाकर के कुछ फूंकती हैं और वो काम कर देता है। ये सब यही है। एक कड़ी देखिए आप, क्या सरकार का जो आरोप है, और दर्शकों ये मैंने आपको पहले भी बताया था, कोई भी सरकारी कर्मी है वो सरकार की संपत्ति होता है, संपत्ति। किसी ने इस्तीफा दे दिया, वो इस्तीफा जब तक अथॉरिटी के द्वारा मंजूर नहीं किया जाता है तब तक आप सरकार के खिलाफ, विभाग के खिलाफ आप कुछ नहीं बोल सकते हैं। अगर कुछ बोलेंगे तो आपके खिलाफ विभागीय कार्रवाई होगी ही होगी, और यही नियम भी है, उसी के तहत यह कार्रवाई की जा रही है। यूपी सरकार ने उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया, जांच के आदेश दिए, और समाजवादी पार्टी से संपर्क, यह पुष्टि इसकी है, यह बताया जा रहा है। इस्तीफे के तुरंत बाद उन्होंने बात की, और कुछ महीने पहले भी जो बड़े समाजवादी पार्टी के नेता हैं उनसे संपर्क में थे, जिससे सरकार विरोधी माहौल बनाने के उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं। और भी पुराने कुछ मामले हैं जो अब संज्ञान में आ रहे हैं दर्शकों। ये 2021 में उनके आवास से रिश्वत वसूली के आरोप लगे थे। एक जो वहां पर कार्यरत था कोई कर्मी, उसके माध्यम से किसानों, जनता से वीडियो वायरल होने पर पत्रकारों पर एफआईआर दर्ज कराने का भी मामला यह संज्ञान में आया था कि किसानों से, जनता से ये पैसे लेते थे। ये आरोप लगे, और दर्शकों ये आरोप सोशल मीडिया पर फिर से उछले हैं, लेकिन वर्तमान विवाद में मुख्य फोकस यूजीसी नियम और इस्तीफे पर है। कहानी वही है। देखिए, कौन क्या करता है, क्या नहीं करता है, किसने पहले क्या किया, यह कुछ मायने नहीं रखता है, लेकिन वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं, आपकी भाषा शैली कैसी है, आपकी बयानबाजी कैसी है, क्या आप करना चाहते हैं, आपकी मंशाएं क्या हैं, लोग उन पर बात करते हैं। और यही लोग देखिए अब लिख रहे हैं दर्शकों सोशल मीडिया पर। इस्तीफे देने के बाद अलंकार ने नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे से बात कर अपने इस्तीफे की जानकारी दी। अलंकार ने हाल के दिनों में 2 मामलों को लेकर अपना इस्तीफा दिया, यूजीसी का नया कानून, और जो स्वामी जी हैं तथा कथित शंकराचार्य जी, उनके जो शिष्य हैं उनके साथ में जो दुर्व्यवहार हुआ उसको लेकर के। कहानी वही है, पूरी की पूरी कहानी वही है। और लोग देखिए ये लिख रहे हैं, अलंकार अग्निहोत्री का इस्तीफा कोई अचानक लिया हुआ निर्णय नहीं है, बल्कि सपा कांग्रेस की लिखी हुई स्क्रिप्ट है। बड़े नेताओं से मिलना और एक अधिकारी को बड़ा नेता बनने का लालच देकर यह मोहरा बनाया गया है। 26 जनवरी जैसे राष्ट्रीय पर्व को इस्तीफे के लिए चुनना यही बताता है कि उद्देश्य सुधार नहीं बल्कि हेडलाइंस बटोरना था। विपक्षी टूलकिट के दबाव में आकर एक अधिकारी ने अपने करियर को राजनीति की भेंट चढ़ा दिया। ये वही है दर्शकों। और देखिए, योगी जी जैसे सर्व समाज के नेता के खिलाफ सनातन विरोधी ताकतों की गोद में बैठना अलंकार जी की सबसे बड़ी भूल है। अभी मुक्तेश्वरानंद के साथ उनकी मुलाकात ने साबित कर दिया, यह सब ऊपर से तय था। अखिलेश यादव ने धर्म को अपनी सत्ता की भूख के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। लोग अब ये आरोप लगा रहे हैं, सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। ये बीजेपी के नेता हैं दिनेश शर्मा, अलंकार अग्निहोत्री के असली मंसूबे को उजागर किया। चुनाव के मद्देनजर
कुछ कालनेमी रूप बदलते हैं अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति हेतु। यह सब कुछ हो रहा है। देखिए, इसीलिए दर्शकों सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि अविमुक्तेश्वरानंद जो अभी तक माहौल बना रहे थे माघ मेले में, अब देखिए उन्होंने क्या क्या किया, उसके बाद में क्या क्या हुआ, यह भी जानना बड़ा महत्वपूर्ण है। ये कुछ लोग कह रहे हैं कि वो खुद फंस गए हैं, अपनी ही बातों में फंस गए हैं। कैसे? उन्होंने सोचा था सनातनी उनके पक्ष में खड़े होंगे, योगी जी के खिलाफ खूब माहौल तैयार होगा, माघ मेले को राजनीतिक अखाड़ा बनाकर वो बैटिंग करेंगे। वो बैटिंग करने गए थे लेकिन क्लीन बोल्ड हो गए। लोग ये कह रहे हैं सत्ता और प्रशासन उनकी मान मनोबल नहीं कर रहा है, सनातन का पुरजोर साथ नहीं मिल रहा है। जो विपक्ष साथ में खड़ा है वो वही लोग हैं जो पहले इन पर लठ बरसाते थे। याद कीजिए, वो वही लोग हैं जो राम को कहते हैं राम कभी हुए नहीं, जो राम मंदिर आज तक गए नहीं, जो इनके साथ में आए। और आखिरी उम्मीद थी बसंत पंचमी कि उस दिन कोई आएगा प्रशासन का बंदा आकर के मुझसे कहेगा कि अरे देखिए हमसे तो गलती हो गई, चलिए जाकर के स्नान कर लीजिए, पालकी पर ही चलिए, कोई दिक्कत नहीं। बाबा यही कहते हैं, जो जिस भाषा में समझेगा उसको उसी भाषा में समझाया जाएगा। पालकी वहां आप नहीं लेकर के जा सकते, ये नई परंपरा, आप उसकी शुरुआत मत कीजिए। पहले दिन भी प्रशासन का स्टैंड यही था, आज भी वही है। इनके पास में कोई नहीं गया। पहले कहा भूखे रहेंगे, पानी नहीं पिएंगे, पानी भी पी लिया, खाना भी खा लिया, सब कुछ हो गया। ये कुछ लोग थे जो माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे। बसंत पंचमी स्नान पर गए लाखों सनातनी और साधु संतों में से कोई एक इनके धरने पर नहीं पहुंचा। गिने चुने भाजपा विरोधी दलों के नेता और कार्यकर्ताओं के साथ 6 दिन बैठकर खूब राजनीतिक बयानबाजी की, उत्तर प्रदेश की सरकार के खिलाफ खूब जहर उगला, मेले की व्यवस्थाओं के खिलाफ दुष्प्रचार किया। लेकिन दूसरी तरफ मेले में आए करोड़ों श्रद्धालुओं और संतों द्वारा व्यवस्थाओं की सराहना, इनके एजेंडे को उन्होंने ध्वस्त कर दिया। इन पर तो ये आरोप लगते हैं, ये तो पहले भी सरकार के खिलाफ और सनातन विरोधी दलों का साथ इसलिए इनको मिलता है क्योंकि कश्मीर में धारा 370 का ये समर्थन करते हैं, मुर्शिदाबाद में हिंदुओं की हत्या में कट्टरपंथियों का बचाव करते हैं, अतीक अहमद मुख्तार अंसारी जैसे माफिया की मौत पर सवाल उठाते हैं, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का विरोध करते हैं। ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर सरकार विरोध के चक्कर में सनातन मान्यताओं के खिलाफ खड़े हो गए और निशाने पर आ गए। दर्शकों, ये पहला मामला तो नहीं था, इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका। दर्शकों, समझने वाली बात यह है कि आप किसके बारे में क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, उसके पीछे की मंशाएं क्या हैं, इच्छाएं क्या हैं। ये स्वामी जी ये कह रहे थे केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनना चाहिए क्योंकि वो अच्छी बात करता है, योगी आदित्यनाथ अच्छी बात नहीं करता। अब समझिए दर्शकों, केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री हैं, सरकार कुछ कह रही है, उन्होंने कुछ कहा। देखिए, हमें उससे लेना देना है नहीं, आपके मतभेद हैं, आपकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं हैं, कुछ भी कीजिए, हमें कोई मतलब है नहीं। लेकिन वो यूजीसी जो नियम सरकार ने बनाया है, सब लोग उसका विरोध कर रहे हैं। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि मौर्य जी ये क्या है, थोड़ा इसके बारे में बताएंगे, मौर्य जी क्या कहते हैं, देखिए, कोई नाराज नहीं है, जो पीछे छूटे हैं उनको आगे बढ़ाया जा रहा है। ये बयानबाजी क्या है? मतलब कोई नाराज है ही नहीं, वो वीडियो ऐसे ही सामने आ रहे हैं, टीवी पर ऐसे ही डिबेट्स हो रहे हैं, बड़े बड़े थंबनेल ऐसे ही बन रहे हैं, हेडलाइंस ऐसे ही बन रही हैं, कोई नाराज नहीं। जो पिछड़े हैं केवल उनको आगे किया जा रहा है, और जो आगे हैं, जो वास्तविक पिछड़े हुए हैं, उनके बारे में क्या? तो ये वो सवाल हैं दर्शकों जो लोग पूछ रहे हैं कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, ये क्या चल रहा है, खिचड़ी कैसे पक रही है, उस खिचड़ी में क्या क्या मिला हुआ है, ये समझने वाली बात है दर्शकों। लेकिन बड़ी बातें देखिए क्या की जाती हैं, हमेशा योगी आदित्यनाथ और पार्टी आलाकमान। पार्टी आलाकमान में कौन? नरेंद्र मोदी के साथ में नहीं, लेकिन हां,
देश के गृह मंत्री अमित शाह के साथ में योगी की अनबन की खबरें अक्सर चलती हैं। जिस दिन अमित शाह जी अभी कुछ दिनों पहले लखनऊ आए थे एक कार्यक्रम में, तब भी यही, पता नहीं क्या हो जाएगा। और कल देखिए एक बयान दिया देश के गृह मंत्री अमित शाह ने। उन्होंने कहा जो सरकार सनातनियों को निराश करेगी वो कभी सत्ता में वापस नहीं आएगी। लोगों ने इसको जोड़ दिया किससे? योगी आदित्यनाथ से, क्योंकि योगी आदित्यनाथ वो जो सनातनी हैं उनको निराश कर रहे हैं। कितने लोग इससे सहमत हैं वो लोग ये तय करेंगे। लेकिन समझने वाली बात ये है दर्शकों, वो माघ मेला जो चल रहा है उसमें कितने लोग आ रहे हैं। अभी मैंने आपको बताया मौनी अमावस्या के दिन 4.5 करोड़, बसंत पंचमी वाले दिन 3.5 करोड़, और रोजाना वहां पर करोड़ों में लोग जा रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। सनातनियों के लिए कौन आवाज उठा रहा है, कौन बात कर रहा है, कौन बड़ा नेता है, वो जनता जनार्दन तय करेगी। लेकिन कौन काम कर रहा है ये बड़ी बात है। जबकि इसी पर बहस हो रही है कि अमित शाह ने ये योगी आदित्यनाथ के बारे में कह दिया। वो लोग आपको ये नहीं बताएंगे 2 दिन पहले जब अमित शाह वहां पर पहुंचे थे, उनको 12:30 बजे वहां पर पहुंचना था, वो 11 बजे पहुंच गए 1.5 घंटा पहले। 1.5 घंटा केवल योगी आदित्यनाथ और देश के गृह मंत्री अमित शाह उन्होंने बैठक की है। फिर वो उस कार्यक्रम में गए, कार्यक्रम खत्म हुआ, वहां से वापस लौटते वक्त उसी गाड़ी में गृह मंत्री अमित शाह थे, उसी गाड़ी में योगी आदित्यनाथ थे, उसी गाड़ी में प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी थे। तीनों नेता एक साथ, यानी एक जो पार्टी आलाकमान जिसको कहा जाता है, एक प्रदेश का मुखिया है और एक संगठन का मुखिया है उत्तर प्रदेश का। आगे कैसे कार्य करना है, मंत्रिमंडल विस्तार होना है, खबरें हैं। आप समझिए दर्शकों माहौल कैसे बनाया जाता है। लोग क्या कुछ करने को तैयार नहीं है। लेकिन जो हम कह रहे हैं दर्शकों, वो लोग समझ भी रहे हैं। सोशल मीडिया पर ऐसे भी लोग हैं जो ये कह रहे हैं स्क्रीनशॉट लेकर सुरक्षित रख लीजिए, ये कोई अनुमान नहीं बल्कि राजनीतिक गणित की ठोस वास्तविकता है। जिन लोगों को यह भ्रम है कि अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच मतभेद हैं, वे गहरी गलतफहमी में जी रहे हैं। वो समय बीत चुका है जब राजनीति फूट डालो शासन करो के सिद्धांत पर चलती थी। आज की रणनीति भ्रम पर नहीं बल्कि समन्वय और सामूहिक शक्ति पर आधारित है। लोग ये कह रहे हैं 2027 का चुनाव योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, परिणाम प्रचंड बहुमत के रूप में सामने आएगा, अखिलेश यादव की राजनीति का आधार पूरी तरह ढह जाएगा और 100 सीटों का आंकड़ा भी वो नहीं छू पाएंगे। लोग ये भी कह रहे हैं, क्योंकि देखिए दर्शकों, ये कोई बड़ी बात है नहीं। आप 2017 का जो चुनावी परिणाम है आप उस पर गौर कीजिए। कितनी सीटें आई थी समाजवादी पार्टी की, बीजेपी की कितनी सीटें आई थी। ठीक उसके बाद में 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ और लोग तो ये कहते हैं कि जी बीजेपी को नुकसान हुआ। आप मुझे एक बात बताइए, कितने बड़े बड़े नेता उत्तर प्रदेश में हैं, चाहे वो कल्याण सिंह जी हों, मुलायम सिंह जी हों, मायावती जी हों, ये कोई कम बड़े नेता थे? आप बताइए ऐसा कब हुआ कि एक मुख्यमंत्री के चेहरे पर जो सत्ता में है पिछले 5 सालों से, दोबारा उसी के चेहरे पर चुनाव लड़े और पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई। योगी आदित्यनाथ के नाम पर यह रिकॉर्ड है, उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे समय तक रहने वाले वो मुख्यमंत्री हैं। आप सोचिए, आप 2027 का चुनाव अगर होगा, क्या बीजेपी के पास में योगी आदित्यनाथ से बड़ा कोई चेहरा है? और अगर है तो उसको पहले ही क्यों नहीं लेकर के आए? जो उत्तर प्रदेश के लिए योगी आदित्यनाथ ने किया, क्या इससे पहले किसी ने वो करके दिखाया? आप गौर कीजिए, चाहे वो रक्षा मंत्री हो, वो गृह मंत्री हो, वो खुद प्रधानमंत्री हो, बड़े बड़े नेता जो बीजेपी पार्टी के भी नहीं है वो भी कहते हैं, लेकिन वो चीजें वो नहीं बताई जाती हैं, समस्याएं खड़ी की जाती हैं, माहौल बनाया जाता है, एक विरोध का चश्मा जो पहना हुआ है जिससे केवल खराब ही खराब दिखता है। अगर वो किसी ने पहना है तो फिर उसका तो कोई इलाज है नहीं। लोग ये कह रहे हैं जिससे लड़कर नहीं जीता जा सकता उसके खिलाफ साजिश शुरू कर दी जाती है। योगी जी बेफिक्र रहो, हम आपके साथ हैं।
और ये लोगों की आवाज है दर्शकों। लोग यही लिख रहे हैं कि जी कुछ भी हो जाए, हां विरोध है, यूजीसी को लेकर विरोध है, लेकिन जब योगी आदित्यनाथ की बारी आएगी तो फिर बाबा का ही साथ देंगे। और इसलिए दर्शकों योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं, यहां गौर करने वाली बात है, जब भी विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी तो ये परिवारवादी जातिवादी ताकतें फिर से सिर उठाकर अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास करेंगी। सुनिए क्या कह रहे हैं बाबा। याद करना, जब भी विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी तो परिवारवादी और जातिवादी ताकतें फिर से सिर उठा करके अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास करेंगे। बाबा ये कह रहे हैं कि वो कौन लोग थे जिन्होंने प्रदेशवासियों के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। ये वही लोग हैं जिन्होंने आप सबके सामने, प्रदेशवासियों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। और प्रदेश को दंगा मुक्त करने का कार्य हमने किया तो उनके जितने भी हमदर्द थे वो सब परेशान हो उठे हैं, क्योंकि उन सब की आजीविका पर इसका बुरा असर पड़ा है, यानी वो लोग बेरोजगार हो चुके हैं, इसलिए बौखलाए हुए हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। आज प्रदेश को दंगा मुक्त करने का कार्य किया तो उसके जितने भी हमदर्द थे वे सब परेशान हो उठे हैं, क्योंकि उन सब की आजीविका पर इसका बुरा असर पड़ गया है। दर्शकों अब आप तय करिए, कैसे उत्तर प्रदेश जिसको बीमारू बनाया हुआ था कुछ लोगों ने, और बीमारू ऐसे नहीं था, वही लोग हैं आज भी उत्तर प्रदेश में, वही रहते हैं। हाँ कुछ लोग इधर से उधर हुए होंगे, कोई दिक्कत बड़ी है नहीं, अधिकारी भी वही हैं, कुछ लोग नए भर्ती होकर के आए हैं, लेकिन ज्यादातर सब पुराने हैं, वही अधिकारी हैं, वही काम करने वाले हैं, वही नेता हैं। कुछ इधर उधर जरूर हुए हैं, लेकिन वो जो मानसिकता, बीमारू मानसिकता जिसके कारण उत्तर प्रदेश बीमारू था, आज उत्तम प्रदेश है। दंगे होते नहीं, कर्फ्यू लगते नहीं, सड़क जाम होती नहीं, विकास अनवरत आगे बढ़ रहा है। लेकिन कुछ लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, और जब कुछ लोगों को दिक्कतें होती हैं तो फिर वो षड्यंत्र का सहारा लेते हैं। इसलिए कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ, ऐसे कालनेमियों से सावधान होने की जरूरत है जो धर्म के नाम पर सनातन को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी दर्शकों आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।